अनूप जी, आपका स्वागत है नवाबों की नगरी लखनऊ में। नमस्कार सर, नमस्कार। ऑटोमेशन में हमने आपका बहुत सारा नाम सुना हुआ है। धन्यवाद। यदि ऑटोमेशन इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो चाइना से मटेरियल ला के यहाँ इंडिया में देते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो चाइना से मटेरियल यूरोप लेके जाते हैं, यूरोप का ब्रांडिंग करके इंडिया में देते हैं। करेक्ट सर। बट आप एक ऐसी कंपनी है जो मेक इन इंडिया में काम करते हैं, जिससे आपकी कंपनी का भी नाम बढ़ रहा है और देश के लिए जरूरी भी है। तो आपने ये आइडिया कैसे सोचा? तो सर, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको कि आपने मुझे यहाँ बुला के इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। यही एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए एज एन ऑसम। हम ऑसम आज से मतलब 2015 में शुरू हुआ था और वहाँ से अब तक की जो जर्नी रही है वो हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल रही है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि हम मेक इन इंडिया में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑसम का जो बैकग्राउंड है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेगेसी से आता है, जो कि कोना इलेक्ट्रिकल्स है। कोना इलेक्ट्रिकल्स जो है वो 50 साल से भी ज़्यादा का आज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। जो ट्रेडिशनली स्विचेस, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करते आ रही है, और आज हमारी पैन इंडिया प्रेजेंस है कोना इलेक्ट्रिकल्स में, और ये हम इन हाउस ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये मेक इन इंडिया जो आजकल जो टर्म यूज हो रहा है वो हम 50 साल से करते आ रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब अब मेक इन इंडिया इज नॉट ओनली कि हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम एक पूरे इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोकल लेवल पे बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, हम लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम लोकल लेवल पे सप्लायर्स का बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, और हम लोकल लेवल पे कस्टमर्स भी सर्व कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये एक मेक इन इंडिया है जो हम पिछले 50 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और ऑसम में हमने इसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं, जहां पे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है वो आज आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। आज आपको कैब बुक करनी है तो आप मोबाइल यूज करते हो, आज आपको ग्रोसरी ऑर्डर करनी है आप मोबाइल यूज करते हो। तो जनरेशन चेंज हो रही है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो लोगों को घर में जो अपने डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, वो यूज करने का तरीका भी लोगों का चेंज हो रहा है। यस, आज आप एलेक्सा, गूगल होम आपके लिए बड़ा कॉमन सा होता जा रहा है। तो ये जो है, ये नेक्स्ट जनरेशन की जो वे ऑफ लिविंग है उसके साथ हम अडाप्ट हो रहे हैं। हम जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल मार्केट से हम एक ऑटोमेशन के लिए, हमारे लिए एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऑसम इज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ कोना। यस। तो हम इस जो मेक इन इंडिया की जो लेगेसी जो हम कोना से चलाते आ रहे थे, वही हमने ऑसम में कंटिन्यू की। अब कंटिन्यू कैसे की? हमने अपना इनोवेशन लेके आया यहाँ पे, एक बहुत ही यूनिक यूएसपी वाला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम एनी चाइनीज प्रोडक्ट और एनी यूरोपियन प्रोडक्ट। अब चैलेंज क्या है कि चाइनीज प्रोडक्ट और यूरोपियन प्रोडक्ट जो आज तक इंडिया में बिकते आ रहे हैं ऑटोमेशन के नाम पे, वो फंडामेंटली जो बने हैं वो उनके मार्केट के लिए बने हैं। यस, जो इंडिया में लाके लोग बेच रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, इंडिया का जो यूजर है, वो बहुत अलग है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट है यूरोपियन कंट्रीज से। पावर कंडीशन बहुत अलग है, एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत अलग है। आज हमारा जो यूजर बेस है, हमारी जो लाइफस्टाइल पैटर्न है बहुत अलग है। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, राइट। हमारे घर पे सारे लोग टेक सेवी नहीं होते हैं। तो ये जो इंडियन एंगल जो है, जो इंडियननेस ऑफ एक इंडियन यूजर की जो यूनिक रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हुए हमने प्रोडक्ट बनाया। एंड मोर देन द प्रोडक्ट, हमने एक पेन पॉइंट अंडरस्टैंड किया मार्केट का, और उसके हिसाब से हमने जो सोल्यूशन डिवाइस किया, ठीक है। और उसके अराउंड जो इकोसिस्टम हम जो क्रिएट कर रहे हैं, पार्टनर्स का, एम्प्लॉयज का, सप्लायर्स का, वो हमारे लिए एक मेक इन इंडिया है, जहां पे हम ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हमारी अपनी इनोवेशन, अपनी R&D,
अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अपना मटेरियल, अपनी सप्लाई। तो हम एक पूरा इकोसिस्टम ही जनरेट कर रहे हैं ताकि हम ना ही सिर्फ ऑसम को बढ़ाए बट एक ओवरऑल इकोसिस्टम को बढ़ाए, नॉट ओनली इन ऑटोमेशन बट ओवरऑल एज ए इंडस्ट्री हम इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब मुझे जो समझ में आया ये कि 50 सालों से आप कस्टमर को समझ रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं। बिल्कुल सर। इससे उनके लिए आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, और आपके प्रोडक्ट को देखा जाए तो एस्थेटिकली शायद सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है आपका, टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर है चाइनीज या यूरोपियन प्रोडक्ट से। तो आप ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में कैपेबिलिटी कैसे जनरेट करते हैं? सर देखिए, हमारे जो R&D जो इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज की। हमारी जो स्ट्रेंथ है 50 सालों की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वी आर एक्सपर्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग। हमारी वो एक स्ट्रेंथ है। टेक्नोलॉजिकली हमें जो कैपेबिलिटीज चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग ऑटोमेशन सिस्टम, वी हैव टाइड अप विद गुड इकोसिस्टम पार्टनर्स, ओके, जो हमारे को एक टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी ऑन बोर्ड लेके आए हैं। हम इन दोनों को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, हमारी मार्केटिंग कैपेबिलिटी, हमारी गो टू मार्केट कैपेबिलिटीज और हमारा जो ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंस और स्प्रेड है, उसके साथ जो हमारी जो R&D टीम है, जो टेक्नोलॉजी टीम है, वो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के साथ आई हुई है इंडिया में, और वो इंडिया में लोकली बेस्ड है। ना कि हम किसी और की टेक्नोलॉजी वहां से बनवा के यहाँ पे ठप्पा लगा के बेच रहे। राइट, अपनी खुद की यहाँ पे इन हाउस R&D टीम है, और तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज है वो हमने कंबाइन करके जो एक प्रोडक्ट और सोल्यूशन का जो एक पूरा सिस्टम बना दिया है, विच आई थिंक इज बहुत ही इंडियन मार्केट और इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से बहुत ही बोलते ना, वो प्रोडक्ट मार्केट फिट जिसको बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट मार्केट फिट हमने एक प्रोडक्ट और सोल्यूशन बनाया हुआ है। वेरी गुड। अब तीसरा सवाल हमारा ये है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, जिससे आपकी सप्लाई चेन की फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी बढ़ जाती है, जिस कारण आप कॉम्पिटिटर से पहले प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं, और ऑब्सोलेसेंस सिस्टम में नहीं रहता है, क्योंकि सारा मटेरियल मेक टू ऑर्डर या टू द ऑर्डर होता है, इसके कारण आपका ऑब्सोलेसेंस नहीं होता है। तो इन चीजों को आप कस्टमर को कैसे पास करते हैं या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? करेक्ट। तो सर मैं यहाँ पे अगेन हमारा जो 50 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, यहाँ पे हमने उसको पूरा लेवरेज किया हुआ है। अब कैसे होता है, देखिए, जो आप मोस्टली इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो वो आज की डेट में इलेक्ट्रिकल जो मार्केट है वहां पे कैसा है कि आप वो एक मोर ऑफ अ ट्रेड मार्केट है, राइट, जहां पे आपने प्रोडक्ट बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, और डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे डीलर को दिया, और फिर वो रिटेलर से कस्टमर के पास चला गया। ये एक सप्लाई चेन सिस्टम होता है ट्रेडिशनल मार्केट का, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्विचेस सॉकेट्स मार्केट है। अब आता है ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन में ये सप्लाई चेन मॉडल नहीं सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेशन इज नॉट बॉक्स सेलिंग। ऑटोमेशन ट्रेड की तरह आप नहीं कर सकते। ऑटोमेशन में सॉल्यूशन सेलिंग होती है। यस, यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी होती है, यहाँ पे उनके हिसाब से सॉल्यूशन को कस्टमाइज करके डिजाइन करके दिया जाता है। ये ट्रेडिशनल स्विचेस की तरह नहीं है कि मैंने इस कलर का स्विच ले लिया, उस कलर का सॉकेट ले लिया, वो पैनल लगा दिया, इलेक्ट्रिशियन ने जाके लगा दिया और वो फिट एंड ऑन हो गया। नहीं, यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, मुझे सुबह के टाइम में मुझे लाइटिंग इस तरह से चाहिए, शाम के वक्त इस तरह से चाहिए, मैं अगर टीवी देखना चाहूँ तो मुझे ये एनवायरनमेंट चाहिए, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तो मेरा सिक्योरिटी ऐसे होना चाहिए, मैं घर के अंदर हूँ तो मेरा सिक्योरिटी। तो ये बहुत ही कस्टमाइज सॉल्यूशन टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मेथड्स हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ माल डंप करना है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पे, वो सक्सेसफुल नहीं है। तो हमने जो ऑसम में पॉलिसी अडॉप्ट की है, हम पार्टनर, अच्छे इकोसिस्टम पार्टनर्स ढूंढते हैं, हम अच्छे चैनल पार्टनर्स ढूंढते हैं, उनके साथ क्लोजली काम करते हैं, उनकी मार्केट अंडरस्टैंड करते हैं कि उस मार्केट में, फॉर एग्जांपल जैसे आज मैं लखनऊ में बैठा हूँ, तो आज मैं लखनऊ के पार्टनर से पूछता हूँ कि भाई आपकी मार्केट में क्या चल रहा है, आपकी मार्केट को क्या रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि लखनऊ का कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है
हो सकता है मेरे हैदराबाद के कस्टमर से बहुत अलग हो। यस, राइट, यहाँ का माइंडसेट अलग है, यहाँ का जो कस्टमर का जो सेटअप है इन टर्म्स ऑफ के उसकी जो फैमिली रहने की स्टाइल है, उसकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अलग हो सकती है। यहाँ पे उसकी प्रोपेंसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है कंपेयर टू हैदराबाद यूजर और बैंगलोर यूजर। यस, तो हम वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं पार्टनर के साथ मिलके कि भाई आपकी मार्केट में इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे आपको इस तरह का सोल्यूशन, इस तरह के प्रोडक्ट है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट डंप करने वाली पॉलिसी यूज ही नहीं करते। यहाँ पे बिल्कुल हम सोल्यूशन सेलिंग इन क्लोज पार्टनरशिप as a close trusted advisor to our channel partners, as a close trusted advisors to all architect interior designers, and a close trusted advisor to customer. That is the role that we play. Right. अब आपने बताया कि आपके कस्टमर्स डिफरेंट लोकेशन पे और बहुत वैरायटी टाइप के भी हैं, जैसे बहुत होम ऑटोमेशन हो गया, कॉमर्शियल ऑटोमेशन हो गया, आपका होटल ऑटोमेशन हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन हो गया। तो आपका फोकस किस कस्टमर पे है? सारे कस्टमर पे है या कुछ पर्टिकुलर कस्टमर पे आप फोकस कर रहे हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मोर देन द कस्टमर वी आर फोकसिंग ऑन दी प्रॉब्लम एरियाज। ठीक है, कि आज की डेट में रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट की, कहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम हम एड्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, whether it is a residential user, whether it is a commercial user, whether it is an industrial user, whether it is a hospitality segment, whether it is a healthcare segment, whether it is a education segment, हम उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम को समझ के हम, जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही कस्टमाइजेशन वाला गेम है, बहुत ही सर्विस सेंट्रिक गेम है। ये ऑटोमेशन बहुत ही सर्विस सेंट्रिक, बहुत ही कस्टमाइजेशन और काफ़ी हैंड होल्डिंग और सपोर्ट के साथ चलने वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे हमारा फोकस एज अ कस्टमर, यस, मैं होटल इंडस्ट्री को भी सर्व करना हूँ, मैं रेजिडेंशियल सेगमेंट को भी सर्व करता हूँ, मैं कमर्शियल ऑफिसेस में भी सोल्यूशन देता हूँ। बट अगेन आई वुड से दैट हम सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, राइट, हम एक्सपीरियंस प्रोवाइडर्स हैं। आज मुझे एक ऑफिस में अगर सोल्यूशन एक कॉन्फ्रेंस रूम का देना है, तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता हूँ कि कॉन्फ्रेंस रूम के क्या चैलेंजेस होते हैं। आज की डेट में अगर कॉन्फ्रेंस रूम के चैलेंजेस पकड़ ले, तो आपने नोटिस किया होगा, आप कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करते हैं, आप पहले 10 मिनट तो फिडल करते रहते हैं कि कौन सा बटन प्रोजेक्टर का है, स्क्रीन आने में नीचे टाइम लग रहा है, किसी को पर्दा बंद करना पड़ता है, किसी को लाइट बंद करनी पड़ती है, फिर वो देखना पड़ता है कि अरे पीछे की लाइट बंद करो तो वो स्क्रीन ठीक से दिख रही है, आगे की लाइट। तो पहले जो 10-15 मिनट इसी में वेस्ट हो जाते हैं। तो हम इस तरह के सोल्यूशन देते हैं जहां पे आप हमारे सिस्टम को गूगल कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, और गूगल कैलेंडर में जब आप मीटिंग सेट करते हो, तो वो मीटिंग, हमारा सिस्टम गूगल कैलेंडर से अपने आप मीटिंग टाइम पिक करता है, और उस मीटिंग टाइम के हिसाब से इवन बिफोर यू कम टू द कॉन्फ्रेंस रूम, 5 मिनट्स आप कॉन्फ्रेंस रूम में 5 मिनट आने से पहले आपका पूरा कॉन्फ्रेंस रूम का एनवायरमेंट एक मीटिंग एनवायरमेंट में ऑलरेडी सेट होकर रेडी होता है। और जब आपकी मीटिंग का टाइम जो आपने उसमें डिफाइन किया होगा गूगल कैलेंडर पे कि आपकी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मीटिंग है, तो आपने 5 बजे आपकी मीटिंग बंद हो जाती है, आप बाहर चले जाइए, आपका सिस्टम अपने आप वापस से नॉर्मलसी पे आ जाएगा, कॉन्फ्रेंस मोड से हट जाएगा। तो ये वो कैलेंडर से इंटेलिजेंस लर्न करके, अपने आप इंटेलिजेंटली लर्न करके अपने आप सोल्यूशन। तो हम कमर्शियल, रेसिडेंशियल, ये हम इस तरह के सेगमेंट नहीं देखते। यस, टुडे आज की डेट में अगर देखा जाए, रेसिडेंशियल सेगमेंट ज्यादा एक्टिव है ऑटोमेशन के लिए, बट मेरा मानना यह है कि कमर्शियल सेगमेंट इज पिकिंग अप, एंड इवेंचुअली द लार्जर बेनिफिट ऑफ कमर्शियल सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ के एनर्जी सेविंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब का जो फायदा है वो कमर्शियल सेगमेंट में ज्यादा होगा। रेजिडेंशियल सेगमेंट में मोर फ्रॉम अ यूटिलिटी पर्सपेक्टिव ऑटोमेशन यूज होगा, जहां पे एक यूजर को डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए, मूड लाइटिंग चाहिए, ये सारी चीजें जो कन्वीनियंस चाहिए, कन्वीनियंस साइड, फैसिलिटी साइड वाइज ऑटोमेशन रेजिडेंशियल सेगमेंट में यूज होगा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन, एनर्जी सेविंग, ये सारे जो यूएसपीज हैं वो कमर्शियल्स में ज्यादा अप्लाई होंगे। तो टुडे वी आर लुकिंग टू केटर टू एवरी काइंड ऑफ सेगमेंट।
Yes, our primary focus would always be residential and commercial to start with, and then हम अपने दूसरे segments इसमें add करते जाएंगे as in, for example, hotel industry. Now, मुझे ऐसा लगता है कि hotel industry is ripe for automation. It is the right time for hotel industry to go for automation, क्योंकि धीरे धीरे यूजर अपनी ऑटोमेशन जो घर पे एक्सपीरियंस करेगा वही एक्सपीरियंस वो बाहर भी एक्सपेक्ट करेगा. जब यूजर अपने घर पे अडॉप्ट करना स्टार्ट करेगा तो वही एक्सपीरियंस वो बाहर भी एक्सपेक्ट करना शुरू करेगा, और बाहर फिर वो जब एक होटल में एंटर करेगा तो वो चाहेगा कि अरे मैं उसके लिए बटन क्यों ऑन करूं जबकि मैं घर में एलेक्सा से ही ऑन कर लेता हूं. तो वो उस तरह एक्सपेक्ट करेगा. तो होटल इंडस्ट्री इज अनदर वेरी गुड एरिया फॉर एंड वेरी राइप फॉर अडॉप्टिंग ऑटोमेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. राइट. सो वी आर टारगेटिंग ऑल दिस डिफरेंट सेगमेंट्स. हम कर रहे हैं सर उस डायरेक्शन में. और आप ऑटोमेशन में नया डेवलपमेंट क्या देख रहे हैं 2-4 सालों में, क्योंकि ऑटोमेशन में चीजें बहुत फास्ट चेंज होती है, तो आप कहाँ देखते हैं 2-4 सालों में क्या चेंज होने वाला है हमारे आसपास? तो ऑटोमेशन में सर एक जो बहुत बड़ा चेंज जो मैं अपनी तरफ से देखता हूँ वो एक तो सबसे पहला है कि स्टैंडर्डाइजेशन. आज आप देखेंगे तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री बहुत ही फ्रेगमेंटेड है. कुछ वाईफाई पे चल रहा है, कुछ ZigBee पे चल रहा है, कुछ Z-Wave पे चल रहा है, कुछ KNX पे चल रहा है. तो ये सारी जो फ्रेगमेंटेड टेक्नोलॉजीज है उनको एक सिंगल, अब यूजर है, यूजर को वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि चाहे मैं ZigBee का बल्ब लेके आऊँ चाहे वाईफाई का बल्ब लेके आऊँ, मुझे तो एक ही सिस्टम चाहिए उनको ऑपरेट करने के लिए. मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मैं ZigBee को चलाने के लिए ये सिस्टम, ये ऐप यूज करूँ और वाईफाई को चलाने के लिए दूसरा ऐप यूज करूँ, या ZigBee की बटन यहाँ है वाईफाई की बटन वहाँ है. वो इस तरह की फ्रेगमेंटेड टेक्नोलॉजी घर में नहीं चाहता. एट द सेम टाइम वो लॉक इन भी नहीं होना चाहता है कि नहीं मैं किसी एक ही टेक्नोलॉजी की सारी चीजें घर में लगा लूं और फिर मैं लाइफ टाइम उसी टेक्नोलॉजी में लॉक इन हो जाऊं. आज यूजर अपने आप को फ्री रखना चाहता है. वो किसी भी एक चीज से बाउंड नहीं होना चाहता है. वो किसी भी एक चीज को, उसे चाहिए कि भाई मेरा दाइकिन का एसी है तो मेरा सैमसंग का टीवी है. वो सैमसंग का टीवी और सैमसंग का ही एसी नहीं चाहता है. उसकी चॉइस है. Today it is users market, it is not manufacturers market or sellers market. यूजर बोलेगा कि भाई मुझे तो चाहिए ये, मैं ये यूज करूंगा. अब आपकी सिस्टम अगर उसे नहीं सपोर्ट कर रही है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है. राइट. तो स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर अ वाईफाई टीवी शुड वर्क सीमलेसली विद अ ZigBee AC और अ ZigBee लाइट. उसके लिए कस्टमर को फिडल करने की जरूरत नहीं कि ये सिस्टम कैसे, वो सिस्टम कैसे, इसका अलग इंटरफेस उसका अलग इंटरफेस. तो स्टैंडर्डाइजेशन. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई सी स्टैंडर्डाइजेशन एज वन बिग चेंज दैट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑलरेडी हम टेक्नोलॉजी इस तरह के स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ इंडस्ट्री ऑलरेडी बढ़ रही है, जिसमें मैटर करके एक नई फ्रेमवर्क आ रही है जिसमें ये सारी चीजें आपस में इंटीग्रेट होके एक स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगी. तो फिर यूजर को सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ये डिवाइस खरीदूं या वो डिवाइस खरीदूं. सारी चीजें आपस में इंटर कम्युनिकेट और इंटर ऑपरेट करेंगी. तो एक तो ये चेंज है. दूसरा जो बड़ा चेंज मेरी नजर से है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. दिस विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन होम ऑटोमेशन. आज का जो ऑटोमेशन है, आज ऑटोमेशन जिस स्टेज पे है इंडस्ट्री में, वो मैं बोलता हूँ कि बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे है, जहाँ पे ठीक है आप ऐप से आप यूज कर रहे हो, आपने ऐप से कंट्रोल कर लिया, आपने वॉइस से चला लिया. दिस आर ओनली, आई वुड से, यूजर इंटरफेस चेंज हो रहा है. ऑपरेशन का स्टाइल वही है. बजाय बटन के मैं वॉइस से चला रहा हूँ या बजाय बटन के मैं ऐप से चला रहा हूँ, आपको ऑप्शंस दे दिया जा रहा है. हाँ, एक की जगह टाइप करने की जगह बटन की जगह मैंने ऐप हो गया. तो ये तो यूजर इंटरफेस चेंज हो गया. और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मुझे ये मिल गई कि अब मैं घर पे नहीं हूँ तब भी मैं अपने घर को कंट्रोल कर पाता हूँ. दिस इज वन लेवल ऑफ ऑटोमेशन which is good, which is an elementary level. So I would say we are at stage 1 of automation. But where the automation would really make a difference is when the technology seamlessly integrates into your lifestyle. Okay, and that can only happen with ये सिर्फ पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी जब इसमें बिल्ड होगी, जब वो प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस आएंगे जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफाइन करेगा कि आपके घर में मुझे क्यों प्रेस करना है. अगर मुझे पता है कि मैं इस कमरे में आ रहा हूँ और शाम को 6 बजे आ रहा हूँ, तो शाम को 6 बजे मुझे क्या एनवायरनमेंट चाहिए ये सिस्टम को पता होना चाहिए, उसने लर्न करके रखना चाहिए.
मेरी पैटर्न ऑफ यूजेस देख के और फिर अपने आप करे। दैट इज ट्रू ऑटोमेशन। मेरे लिए टेक्नोलॉजी सीमलेस होनी चाहिए, राइट? आज आप नेचर को देखें ना, देखो हम टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, नेचर की तरह होनी चाहिए। नेचर को आपको बताना नहीं पड़ता है कि सन राइज होना है, सन सेट होना है, बारिश होनी है, गर्मी आनी है, समर आनी है। नेचर अपने आप ये सारी चीजें करता है। तो आपके घर का एनवायरनमेंट भी नेचर को रेप्लिकेट करना चाहिए कि आपको बताना नहीं चाहिए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर, मैं ये ऑन करूँ, वो ऑन करूँ। अपने आप भाई आप आ रहे हो अंदर, आप 6 बजे आ रहे हो, अच्छा ये है। अगर आप सुबह में 6 बजे आ रहे हो तो ये है। आप दोपहर को 12 बजे खाना खा रहे हो तो ये अपने आप ये है। तो दैट इज वेयर दी रियल ऑटोमेशन विल हैपन, वेयर थिंग्स विल हैपन सीमलेसली एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल। यू डोंट हैव टू डू थिंग्स मैन्युअली, राइट। यदि हम मेट्रो सिटी की बात करें तो वहाँ तो ऑटोमेशन काफ़ी है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। आप लखनऊ के ऑटोमेशन मार्केट को कैसे देखते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो अब क्या है ना कि जिस तरह से ओवरऑल इंडिया में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वेरी ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और तो ये जो पहली बात तो ये जो टियर 1 मेट्रो और टियर 2 नॉन मेट्रो, इसकी जो लाइन है वो ब्लर होते जा रही है, ठीक है। आज मैं लखनऊ में अगर देखूं, ठीक है, तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो मुंबई में नहीं है या दिल्ली में नहीं है। लखनऊ में वो सारी फैसिलिटी मुझे दिखती है। यस, वही सारे मॉल है, वही हाईवेज हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी जो यूटिलिटीज और फैसिलिटीज मुझे दिल्ली और बॉम्बे में मिलती है वो मुझे लखनऊ में भी मिल रही है। तो ये जो मेट्रो नॉन मेट्रो का लाइन है ना, ब्लर हो चुका है। तो जो रिक्वायरमेंट एक मेट्रो में है वही रिक्वायरमेंट एक नॉन मेट्रो में भी इमर्ज हो रही है। आज आप गोमती नगर को देख लीजिए, इट कैन कम्पीट विद गुड़गांव ऑफ दिल्ली एनसीआर। तो कोई फर्क नहीं है सर। वो यूजर जो गुड़गांव में रह रहा है, एनसीआर में रह रहा है, या बॉम्बे में बैंड्रा में रह रहा है, वो आज लखनऊ की गोमती नगर में है, इजीली रह सकता है उसी लेवल ऑफ लाइफस्टाइल के साथ। तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो जब मर्ज होते जा रही है, एक नॉन मेट्रो की डेफिनेशन ही ब्लर होते जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो भी एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगी अक्रॉस। तो हम सॉल्यूशन मेट्रो या नॉन मेट्रो के हिसाब से नहीं डेवलप कर पाएंगे। हमें जो सॉल्यूशन डेवलप करना पड़ेगा वो एक ओवरऑल एंड यूजर को देखते हुए करना पड़ेगा, चाहे वो फिर एक टियर 1 सिटी में रह रहा है या टियर 2 में रह रहा है, टियर 3 में रह रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट ये सारी जो बाउंड्रीज है उसको ब्लर करते जा रही है। सारी सिटीज इवेंचुअली ग्रो करके उस लेवल पे आ जाएंगी जहां पे आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल एक सेम हो जाएगी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे नॉलेज को बढ़ाया और हमारे नॉलेज को ऑटोमेशन के बारे में इंरीच किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आप लोगों की इतनी इंटरेस्ट देख के हमारे लिए भी बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है ये। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।